अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम गुफ्तगू के साथ मियां सैफुर रहमान हाज़िर खिदमत। और जैसा कि नाजरीन आप जानते हैं, करंट अफेयर्स पे भी हम बात करते हैं, दीगर मौज़ूआत, मुल्क के मामलात, रियासत के मामलात, बैन अल-अक़वामी सिचुएशन क्या चल रही है, पाकिस्तान की बाहर के ममालिक से क्या तवक्कुआत हैं, और पाकिस्तान कई मुश्किलात से दो चार रहा। हमारे यहाँ सियासी भूचाल भी आते रहते हैं, और ये कुदरती आफात वाला भी मसला जो है वो मुकम्मल तौर पर अभी तक हल नहीं हुआ। हालांकि बहुत से लोग तो आप ये कह रहे हैं, बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल भी यहाँ आके कह चुके हैं, और क्लाइमेट के जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं ये तो काफी हद तक मैन मेड डिजास्टर था, यानी इंसानी आफत ज्यादा थी, कुदरती आफत कम थी। ज़ाहिर कुदरत और फितरत का वो अवामिल तो इंसान के साथ साथ चलते हैं, लेकिन जहां इंसान का अपना रोल है, किरदार है, प्रिवेंशन कर सकता है, वो की गई या नहीं की गई, तदबीर नहीं की गई। इसमें भी बहुत सी आराह हैं सामने के जी अगर कम्युनिटी बेस्ड ये मसला हल किया जाता तो ज्यादा बेहतर होता, तदारक हो सकता था, प्रिवेंशन हो सकती थी। और अगर इस तरह के बेशुमार अदालती इश्यूज भी आते हैं मुल्क के अंदर। हमारे यहाँ कई शरीफुद्दीन पीरज़ादा रहे हैं और आजकल भी हैं। नजरिया जरूरत जो है वो भी कभी सामने पॉलिश हो गए, कभी फैसले महफूज हो जाते हैं, जबकि वो लोगों को गैर महफूज भी कर जाते हैं। तो इतनी तशरीहात नहीं है आइन की, तो वो हमारे जो तजिया नगार उनसे पूछेंगे कि बाद का तो गुमा होता है हमारा मुकम्मल आइन ही जो है गैर आइनी है। इतनी तशरीहात मेरे ख्याल इतनी और मुतजाद। तो बकौल हमारे एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट जो हमारे कुलीग हैं कि ये खुला तजाद है। तो तजादात मुआशी, मुआशरती, सियासी, अदालती कई नज़ीरे हैं। कभी हम कहीं ना कहीं से कोई पॉइंट पकड़ लेते हैं बैन अल-अक़वामी किसी सिचुएशन का, और उसको मुंतबिक करने की कोशिश करते हैं अपने यहाँ, और उसको ही जस्टिफाई करते हैं अपने रवैयों को। और मुआशरे में एक रवश तो बिल्कुल नहीं जा रही कि मैं अच्छा हूं तुम बुरे हो, मैं हक पे हूं तुम बातिल हो। तो ये अच्छी मुआशरत की तरफ तो हम जाते दिखाई नहीं दे रहे। और अगर अच्छी मुआशरत नहीं होगी तो जो असल इकोनॉमिक इंजन है, जो अवाम होती है, उसके प्रोफेशनल्स, उसके स्किल्ड अनस्किल्ड लोग, वो कैसे मोटिवेट होके एक सिस्टम में इंटेग्रेट होके अपना इनपुट देंगे। अब मेहमानों का मैं तारुफ करा देता हूँ। हमारे साथ जनाब बड़े सीनियर जर्नलिस्ट जनाब फ़ाखर मलिक साहब तशरीफ फरमा है, और उनके साथ अनदर सीनियर वर्सटाइल तजिया नगार जनाब डॉक्टर सलीम डोगर साहब। हम अपने मेहमानों को खुश आमदीद कहते हैं। जी फ़ाखर मलिक साहब, सिचुएशन जो भी हमारे यहाँ बहुत सी देखते हैं आप कि हर चीज के लिए कोई ना कोई दलील हम निकाल लेते हैं कि हम दुनिया की इतनी तहीन कौम है कि लीगल कोई बैटल हो तो उसमें जो सच्चा है उसके पास भी जस्टिफिकेशन होती है। कोई ऐसे लगता है कि हर चीज का कोई ना कोई जवाब हम ढूंढ लेते हैं, यानी गलत है तो तभी जवाब है, अच्छे हैं तो तभी जवाब है। इतना माशाल्लाह आपका तजर्बा रहा, आपने कई शोबों को डील किया, शोबा सहाफत से आप 4-5 दहाइयों से आप मुंसलिक हैं। तो कहीं ऐसे तो नहीं लग रहा कि हम ये इर्तिका का सफर जो है ये तो मुझे बाज़ बार कई लोग कहते हैं तरक्की माकूस की तरफ हम चले गए हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि हम मायूसी फैलाएं, मुझे इस कौम में सलाहियतें भी बड़ी हैं। तो योर टेक ऑन इट। देखें, असल सूरत हाल ये है कि जिस इमारत की बुनियाद टेढ़ी होगी ना, वो इमारत हमेशा ही टेढ़ी रहेगी। पाकिस्तान बना ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे, ये वो हमारी बुनियाद थी, और इस बुनियाद को हमने कतई फरामोश कर दिया। फिर उसके बाद बदकिस्मती ये हुई कि हम अपना कोई दस्तूर ना बना सके। 56 में दस्तूर बना, 62 में उसको तनसीख फेर दी गई, और उसके बाद फिर 73 का दस्तूर बना। उस दस्तूर के बारे में हालांकि तमाम सियासी जमातों ने उसको मुश्तरका मुत्तहिदा तौर पे कबूल किया, यानी तो इसमें तमाम मुखालिफ भी मौजूद थे, पूरी मुत्तफिका दस्तूर था। लेकिन बदकिस्मती ये हुई कि उसके बाद जो लोग आए, 73 के बाद जो लोग आए, जो बरसरे इक़्तिदार आए, उनको सियासी हमायत की बजाय गैर सियासी हमायत लेना शुरू कर दी। और गैर सियासी हमायत जो है उसी ने आपकी मंजिल की बुनियाद टेढ़ी की है। अगर बुनियाद टेढ़ी होगी तो उस पर आप देखें इमारत कभी भी ठीक तामीर नहीं होगी। हम इसी का शिकार हैं, आज भी शिकार हैं। और अगर इसको रेक्टिफाई नहीं करते, अगर इसको इन मामलात को दुरुस्त नहीं करते, तो सियासत का बेड़ा करके जितना हुआ है मजीद होता जाएगा, इंतशार और फैलेगा। आप देखें, अभी इलेक्शन की बातें हो रही हैं, अभी असेंबली तोड़ने की बातें हो रही हैं, और ये उस वक्त में हो रही हैं कि जब मुल्क का एक खासा हिस्सा अभी भी पानी में डूबा हुआ है।
वो लोग क्या सोचेंगे आपके बारे में कि आप इलेक्शन कराते फिर रहे हैं और हमारे साथ क्या हो रहा है, लोगों को रोटी नहीं मिल रही। लोगों देखें ये जो मसाइल हैं इनको किसने हल करना है। और हालत ये है कि ये सियासतदान अपने एक दूसरे के साथ इस तरह दस्तोगरेमा है कि इनके पास वक्त ही नहीं है। इसकी मिसाल मैं आटे की देता हूं। आप देखें आटा इस मुल्क में गंदम वाफर मिकदार में मौजूद है। आज हुकूमत ने एक फैसला किया है कि भी गंदम का कोटा मिलों के लिए बढ़ा दिया जाए। ये 1 महीने पहले भी फैसला हो सकता था, 1 हफ्ता पहले भी हो सकता था। ताखीर की क्या वजह? ताखीर मिसमैनेजमेंट है, अदम तवज्जी है सियासतदानों की। मिसमैनेजमेंट कब तक चलेगी? या तो देखो 7 दिहाइयां होगी इस मुल्क को आजाद हुए, और कब से आपका एक ब्यूरोक्रेटिक ढांचा है, एक पूरा सिस्टम मौजूद है, डिसीजन मेकिंग मौजूद ही नहीं है कहीं। गुजारिश ये है कि जब आप एक दस्तूर की बात करते हैं, आइन की बात करते हैं, उसमें आपको इख्तियारात हासिल होते हैं कि आपने क्या करना है, किस तरह करना है, क्यों करना है, किसके लिए करना है। ये सारी चीजें जब तक आप डिफाइंड है सही है, लेकिन आप अगर उस पर अमल नहीं करते तो आप करप्शन का एक फ्लड गेट खोलते हैं कि भाई हमें चंद एक लोगों को फायदा हो जाएगा। चंद एक को तो फायदा हो जाता है लेकिन बहुत सारे लोगों को नुकसान हो जाता है। आप देखें चक्की के आटे की कीमत 160 रुपए तक गई है पर केजी, जो आज से ठीक 1 साल पहले 80 रुपए थी। 100% इजाफा हो गया। इसी तरह बाकी जो आटे सरकारी तौर पे जो आटा बिक रहा है उसमें भी यही सूरत हाल है। और उसकी क्वालिटी क्या है मतलब साहब? देखिए उसके क्वालिटी का भी तो कहते हैं इशू है सर। क्वालिटी का इशू सिर्फ इस हद तक है कि गंदम तो वही है, गंदम की सफाई नहीं हुई, प्रॉपर सफाई नहीं हुई, ये हो सकता है। लेकिन या वो कहते हैं फफूंदी वाली गंदम भी ले लेते हैं लोग, वो भी एक अलग इशू है, वो अलग इशू है। वो तो आप क्वालिटी पे जब जाएंगे, क्वालिटी का सर्वे करेंगे, जो इस मुल्क में होता ही नहीं बदकिस्मती से। गरीब आदमी के लिए तो बिल्कुल नहीं होता, अमीर आदमी जरा महंगा आटा खरीद लेता है। तीसरी बात यह है कि जिन लोगों को जरूरत है सब्सिडी की उनको मिलना चाहिए, टारगेटेड सब्सिडी होनी चाहिए। जिक्र तो बड़ा करती रही है हमारी हुकूमतें जी, टारगेटेड सब्सिडी देंगी, काम कोई नहीं किया ना जी। फिर वो एहसास प्रोग्राम आया, फिर वो कोई पता नहीं माजी में कुछ और इस तरह के प्रोग्राम आए। लोगों को जब पैसे देते हैं उनको सिर्फ बकारी ना बनाएं, उनको काम पे लगाएं। इज्जत नफ्स भी मजरू होती है, वो भी मजरू होती है, काम पे लगाएं, उनको काम करने का तरीका बताएं। मसलन देखें कंसंट्रेशन है इस वक्त इंडस्ट्री की लाहौर में और कराची में, ये कंसंट्रेशन नहीं होनी चाहिए। और फैसलाबाद सियालकोट वहां हाँ ये भी मतलब ये 2 3 4 5 शहर हैं कोई। आप बलोचिस्तान की बात करें तो बलोचिस्तान में कोई इंडस्ट्री कोई नहीं है, लेकिन बलोचिस्तान में जो कुछ वसाइल मौजूद हैं आप उसको भी एक्सप्लोर। अच्छा मलिक साहब, मैं आपसे बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो रही है तो मैं डॉक्टर असलम डॉक्टर साहब से भी गुजारिश करूंगा जी। डॉक्टर साहब, कोई जो भी अंडर करंट्स हमारे चल रहे हैं, ये तो ऐसे लगता है कि हम टोटल एक मोहल्लक किस्म के सिस्टम में एग्जिस्ट कर रहे हैं, या ये मेरी परसेप्शन है या चंद लोगों की परसेप्शन? क्या ये परसेप्शन बनाई गई है डॉक्टर साहब बाय डिजाइन या क्या है? साहब मैंने कुछ अर्सा पहले किताब पढ़ी थी, कोई इंडियन है जी और पाकिस्तान के मुतालिक किताब है, यही कि रियासत मदीना हम बनाना चाहते हैं तो क्या बात है। ये पीटीआई की गवर्नमेंट के आने से पहले की है। उस किताब में वो राइटर लिखता है कि वो इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी में उसको काम करने का मौका मिला। अच्छा। उसको वहां एक स्क्रिप्ट मिला। वो जो स्क्रिप्ट था वो कायदे आजम की रूह से कोई मुलाकात हुई थी, पार्टीशन उसके बाद मुलाकात हुई थी। तो वो जब उसमें उसने लिखा था कायदे आजम की रूह का वो सारी रुदाद है। अच्छा, कायदे आजम से मिले हुए हैं वो? नहीं, वो कायदे आजम की रूह को बुलाया, रूह को बुला के वो लिखा हुआ है कि उसमें है। जी, जी। तो वो हम उससे इख्तलाफ भी करते हैं, इत्तेफाक भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो बात मुझे एक चीज क्लिक की, तो उसने कहा कि पाकिस्तान का असल मसला ये है कि पाकिस्तान में बेलॉस की आदत नहीं है। अभी जो आप देखिए कि अभी जो क्राइसिस में जिस समय हम फंसे हुए हैं, मुझे तो वो लगता है ना कोई नेहरू जो है वो रोम में बांसुरी बजा रहा है और नीरो आपने मेहरबानी करेक्ट कर दिया, तो वो बांसुरी बजा रहा है। और यानी आप ये देखें कि आपके मुल्क को इस वक्त इकोनॉमी का मसला डिफॉल्ट होने जा रहे हैं, आप पे दहशतगर्दी के आपके मसाइल बने हुए हैं, आपकी इकोनॉमी के मसाइल बने हुए हैं, बेरोजगारी है, कोई शख्स उस पर तवज्जो नहीं दे रहा। और बदकिस्मती से मीडिया जो है उनके साथ शामिल हुआ है, और जो नॉन इश्यूज हैं मीडिया सियासतदानों के साथ मिलकर वो बना रहा है, और कौम जो है उसको अंधेरे में रखा हुआ है। यानी जो हमारे असल इश्यूज हैं हम उनके मुतालिक नहीं सोच रहे। हम ये नहीं सोच रहे जी बलोचिस्तान में क्या हो रहा है, वहां के अवाम के क्या मसाइल हैं,
हम ये नहीं सोच रहे, आप लाहौर में रहने वाला कोई अखबार देखें, कोई मीडिया देख लें, कोई इस पे बात नहीं कर रहा, कोई जर्नलिस्ट नहीं बात कर रहा, कोई हमारा सियासतदान नहीं बात करता कि लाहौर का जो आपका अंडर वाटर पानी है, ये हडियारा ड्रेन जो आ रही है इंडिया से, ये उसको तबाह कर रही है। आपके रावी का पानी ना मिलने की वजह से क्या हो रहा है, फोग जो है वो उसकी वजह से, यानी दुनिया का पाकिस्तान, लाहौर जो है वो डर्टीएस्ट सिटी बन गया है पोल्यूशन के एतबार से। लेकिन इसमें मीडिया ने तो काम ना इस पे मीडिया काम करता है, ना सियासतदानों का ये इशू है। अब सियासतदानों का इशू क्या है? आप भी माशाल्लाह इतने सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं, तो ब्यूरोक्रेसी अपने तौर पे क्यों नहीं करती? बात यह है कि वो इंतजार करती है ऊपर से हुक्म। बात यह है कि एक फ्रेमवर्क तो मैं समझता हूं कि इसमें ब्यूरोक्रेसी भी इन्वॉल्व है, ब्यूरोक्रेसी भी जिम्मेदार है, सियासतदान भी जिम्मेदार है। लेकिन जाहिर है कि अगर आपके पास, जिसके पास अख्तियार होता है, जिम्मेदार तो वही होते हैं। ये अभी जो मैं बिल्कुल एक बात करूंगा कि ये जो एक कोई शख्स इनमें से आप उठा के एक बात कर ले कि कहे पीटीआई ये कहेंगे ये गलती मैंने की थी, जरूरत ही नहीं है इसमें। इनमें कोई नून लीग का बात करे कि मेरी ये गलती थी जी, हमारे में ये जरूरत ही नहीं है। मतलब ये, और सबसे बुरी बात ये है। और दूसरी बात ये है कि आप पूरा अपने मीडिया को तकसीम कर दिया है। अब वो लोग आप एक ही बात कर रहे हैं, आप दूसरे की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान भाई किधर चला गया? पाकिस्तान की तो बात करो। पाकिस्तान की आवाम किधर चली? पाकिस्तान की आवाम किधर चलेगी? वो किधर चलेंगे? वो होना चाहिए, वो होना चाहिए। पाकिस्तान की आवाम फोकस नहीं रहे, ना मीडिया के रहे हैं, ना सियासत के रहे हैं। और ये सबसे बड़ा मसला है। ब्यूरोक्रेसी जो है, जाहिर है जब वो दो बड़ी फोर्सेस जो हैं, जो पिलर्स जो हैं, वो अगर चीजों को दूसरी तरफ खींचेंगे तो ब्यूरोक्रेसी तो एक ऑर्डर ओबे करने वाली बात है। उसकी नालायकियां अपनी जगह पे हैं, उसकी करप्शन अपनी जगह पे, उसके दूसरे मामला ऐसी है। हमने कभी सोचा नहीं है कि हम एक बात करें। वो जावेद अख्तर साहब बड़ी खूबसूरत बात कर रहे थे। उसके एक चीज होती थी वकार, जी, डिग्निटी, वो आपकी अब खत्म हो गई है आपके मुआशरे से। आप कोई डिग्निटी से चीजें नहीं छोड़ के जाता। अब ये बड़ा हुआ है कि कल जो हमारा असेंबली में हुआ, चौधरी परवेज अलाई साहब गए। मैं कहता हूं कि ये जो कुछ भी हुआ उसमें चौधरी परवेज साहब अलाई साहब का जो एक डिग्निफाइड एग्जिट है वो बना है, और कुछ नहीं। मैं उसको इस तरह से देख रहा हूं भाई, कोई काम तो आपका जो ओहदा कोई काम तो बावकार तरीके से करें, कोई मिसाल कायम किसी के हक में है या किसी के खिलाफ, वो अलग बात है। यानी ये हमारे पॉलिटिकल एसेट है सारे। आप एक दूसरे से एहतराम की बात नहीं कर सकते। अब नवाज शरीफ की जो पार्टी है पूरी, वो इमरान खान का इज्जत से नाम नहीं ले सकती, इमरान खान की वो उनका नाम नहीं ले सकती। यानी यार ये आप क्या हमारे साथ कर रहे हैं? हमारे कौम के साथ क्या हो रहा है? ये मजाक बंद होना चाहिए थोड़ा सा, खुदा के वास्ते। ये पाकिस्तान के मुतालिक भी सोचें, पाकिस्तान की आवाम के मुतालिक भी सोचें। अगर हमने गलतियां की है उनको माने, क्या फर्क पड़ता है? सही बात जी। मलिक साहब के भी इनपुट लेते हैं। मलिक साहब देखिए, हम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं, रहमतुल लिल आलमीन है। उनकी हलीमी, उनकी हलीम तबा जो है वो सारी दुनिया, और उन्होंने सिखाई हमें अच्छी मुआशरत के लिए आए। देखिए ना, रिलीजन का पैगाम, बुनियादी दीन का जो भी, हम उसकी अपनी अपनी तावीलात ले लेते हैं। असल बुनियादी जो उसका मिशन अचीव हुआ वो तो अच्छी मुआशरत थी, तहजीब थी। ये जैसे भी डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं कि बावकार हैंडलिंग, एक दूसरे के साथ बातचीत, उसमें इख्तलाफ भी है तो बावकार तरीके से रिजॉल्व किया जाता है। उसमें मसाइल का हल तलाश करना है तो वो भी बावकार तरीके से। आप देखें, किसी को चोर भी कह देते हैं, आप डाकू कह देते हैं, वो कहते हैं जी प्रेस लाई डाकू है, वो कहते हैं वो चोर हैं, वो गढ़ी चोर हैं, वो फला चोर हैं। तो बात यह है कि निजाम इंसाफ फिर वाकई किधर गया? निजाम इंसाफ को आप स्ट्रेंथन करें, चोर ना गए, चोर के हाथ काटें। कहने से क्या होगा? क्या क्यों रहे हैं? ये तो अवाम के अंदर भी वो ट्रेंड सेट हो रहा है ना। अब देखें, अभी डॉक्टर साहब ने जो बातें की, मैं उनको एंडोर्स करता हूँ। सही है। उन्होंने भी फंडामेंटल बात की है। फंडामेंटल बात यह है कि जब तक आप जमहूर का एहतराम नहीं करते, जमहूर के मसाइल की तरफ देखते नहीं है, आप जमहूरी कैसे हो सकते हैं? जमहूरियत का तो हुस्न ही है, इलेक्शन लड़के तो जमहूरी नहीं हो जाता। ये तो कोई देखिए, इलेक्शन लड़ना, उस पर इन्वेस्टमेंट करना, सरमायाकारी करना, करोड़ों रुपए की सरमायाकारी करना, आपने इलेक्शन को इतना मुश्किल बना दिया है कि उसके नतीजे में हम सही लोगों को मुंतखब कर ही नहीं सकते, इस सिस्टम में नहीं कर सकते। और दूसरी बात यह है कि जमहूरियत की बुनियादी चीज बुनियादी जमहूरियत है। ये जो निचली सतह पर इक़्तिदार का मुंतकिल होना है, जब तक आप ये काम नहीं करेंगे, हुकूमतों का, मुकामी हुकूमत, वो आप कह रहे हैं ना? जी बिल्कुल, मुकामी हुकूमतों, जब तक आप मुकामी हुकूमतों को तश्कील नहीं देते, उनको बनाते नहीं, उनको सही तरीके से फंड्स नहीं उनके लिए रखते, उनको इख्तियारात नहीं देते। मसलन परवेज मुशर्रफ के दौर में इब्तदाई तौर पर ये एक निज़ाम आया था कि जिसमें डीसी और एसपी ये दोनों जिला नाज़म के मातहत थे। अब अभी भी आप ये कर सकते हैं, ये एक अच्छी बात थी, अभी भी करें, आप देखेंगे फर्क पड़ जाएगा।
अच्छा, जब आप एक चीज को ठीक करते हैं तो उसके साथ बहुत सी चीजें और मुंसलिक होती हैं। एक निजाम के साथ जुड़ा निजाम होता है, छोटा निजाम, बड़ा निजाम, आपस में जुड़े होते हैं, मरबूत सिस्टम है। जब इसको आप मरबूत तरीके से करते जाएंगे, अब देखें आपके मसाइल कम होते जाएंगे। मैं आटे की आपसे बात कर रहा था। हाँ जी, आटे अहम इशू है, आटे का मसला आप देखें इतना ज्यादा हाईलाइट हुआ, अब आके इन्होंने वो एक्शन किया है, अब किया है एक्शन। अच्छा, आप तो एक अच्छी खबर लोगों को सुना रहे हैं कि आटे का किल्लत कोई नहीं है। आटे की ये थोड़ी वाजे करें, क्योंकि लोग ये कोई किल्लत नहीं है। देखें, ना किल्लत कल निकलना चाह रहे हैं, ना किल्लत कल थी, ना किल्लत आज है। अच्छा, ना किल्लत कल थी, ना किल्लत आज है, और अगले 3-4 महीने में किल्लत का कोई इम्कान भी नहीं है। और तब तक तो फसल भी आनी शुरू हो जाएगी ना, मार्च के एंड में, 2-3 महीने के बाद मार्च के एंड में अगेती आ जाएगी, पछेती आ जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है। मार्च के एंड में जनूबी पंजाब से आपको गंदम आना शुरू हो जाएगी, फिर सिंध की फसल उससे पहले मैच्योर हो जाती है। मेरी गुजारिश है, आज पंजाब में अगले 100 दिन का स्टॉक मौजूद है। आज 100 दिन का, आज की बात कर रहा हूँ, ये तस्दीक शुदा, बिल्कुल तस्दीक शुदा बात कर रहा हूँ। आज जो पूरे पाकिस्तान के लिए 100 दिन का स्टॉक मौजूद है। मैं पंजाब की फिलहाल पंजाब की बात कर रहा हूँ। पूरे मुल्क में तमाम सूबों के पास स्टॉक्स मौजूद नहीं है। मतलब बलूचिस्तान के पास प्रॉपर स्टॉक्स मौजूद नहीं, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के पास नहीं, लेकिन पंजाब और सिंध दोनों सूबों के पास अपनी जरूरत के मुताबिक स्टॉक मौजूद है, और इसमें कोई पैनिक नहीं है, कतई पैनिक नहीं। लेकिन लोग तो पैनिक है जी, पैनिक इसलिए है, ये किसने, वो तो फिर डॉक्टर साहब कह रहे हैं मीडिया ने किया। नहीं, वो जो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मीडिया भी उतना ही जिम्मेदार है जितना कोई और शोबा जिम्मेदार है, ब्यूरोक्रेट भी जिम्मेदार है, और बुनियाद यहाँ पे जो कल्परेट है वो आपका ये जो ब्यूरोक्रेसी है वो है, क्योंकि ये एडवाइस करेंगे। अच्छा मलिक साहब, बातें बहुत अच्छी हो रही हैं, लेकिन हदायतकार की तरफ से ब्रेक का कहा जा रहा है, तो नाज़रीन हम जाएंगे ब्रेक पे, और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर खिदमत हो। जी, ब्रेक के बाद हम आपको खुशामदीद कहते हैं। जी मलिक साहब, आपको बात कर रहे थे आटे का बहुत अहम मौजूद है मेरा ख्याल है। मैं अर्ज कर रहा था कि आटे का जो बहरान आया ना, ये मिसमैनेजमेंट है, टोटल मिसमैनेजमेंट है। आपके पास स्टॉक्स मौजूद है, आप रिलीज कर दें और एक मनसूबाबंदी करें। अगर फर्ज कीजिए कि आपके स्टॉक्स कम है तो कम अज कम उतना जरूर दें कि जितनी लोगों की जरूरत है। आप देखें कि पिछले 100 दिन में कोई बंदा ऐसा आपके सामने आया हो जो भूख से मर गया हो, जिसको गंदम ना, यानी जिसको आटा ना मिला हो। कोई एक मुझे वाकया बता दें कि आटा ना मिलने से कोई बंदा मर गया हो। कोई ऐसा वाकया हुआ ही नहीं। आटा महंगा जरूर हुआ है, इसका मतलब यह कि अवेलेबिलिटी है, आपके पास स्टॉक्स मौजूद हैं। और दूसरी बात यह है कि जब आप वक्त पे कोई एक्शन नहीं लेंगे, आप बेखबर रहेंगे। मतलब सियासी लोग अपनी लड़ाइयों में मसरूफ हैं, उन्हें क्या पता कि आटे की क्या जरूरत है, क्या जरूरत नहीं है। अगर वो तवज्जो देते जो आज उन्होंने तवज्जो दी, इतनी चीखो पुकार के बाद तवज्जो दी, अगर उस वक्त वो तवज्जो देते तो आज ये सूरत हाल में सामने डॉक्टर साहब क्योंकि मकामी हुकूमतों की बात की थी, वैसे दुनिया ने बहुत से मसाइल डॉक्टर साहब हल किए हैं कम्युनिटी बेस्ड, और मुकामी हुकूमतों का निज़ाम के बारे में हमारे यहाँ भी कुछ लोग इस तरह के एनालिसिस देते हैं कि जी ये फ्लड का भी बहुत सारा जो डैमेज है या प्रिवेंशन इस तरह की जा सकती है मुकामी हुकूमतें करूं। जैसे आपका कोई इलाका है वो बहुत ज्यादा जद में आता है, तो वहां पे अगर कम्युनिटी काम करे, मुकामी हुकूमत करे, तो वो शनाख्त भी कर सकती है, सेफ स्पॉट पे उनको मुंतकली हो सकती है बर वक्त, और बहुत से मामला जो है हैंडल हो सकते हैं। तो ये आप क्या समझते हैं? असल में सैफ साहब बात ये है, जिस तरह भी इन्होंने वो नाजम वाली बात भी की, मैं मुशर्रफ दौर में जिला नाजम भी थे, उसी बात को आगे लेके चलता हूँ। असल में मुझे एक बात याद आ रही है, फिर आज हमने रूल की बातों की बात पढ़ गई। मुझे एक ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की किताब है, तो उसमें उसने कहा कि ये बरतानिया में जो जमहूरी इदारे हैं उनको क्रेडिट दिया जाता है कि यहाँ पे जमहूरियत है, लेकिन उसने कहा कि असल क्रेडिट ये है कि बरतानवी अवाम में जो जमहूरी रूह है, जमहूरी रूह, अच्छा, उसकी वजह से ये इदारे कायम कर रहे हैं, यहाँ जमहूरियत कायम है। उसे कहा किसी वजह से अगर इन इदारों को तोड़ भी दिया जाए तो ये जमहूरियत की वजह से, ये जमहूरी रूह की वजह से ये इदारे दोबारा जन्म ले लेंगे। अच्छा, बड़ी अच्छा सही। आगे उसने यानी इसको रवायात भी चले हम कह सकते हैं में, छोटे पैरे में। अच्छा, एक बात उन्होंने आगे और की, उसने कहा देखें आप लोगों को जबरदस्ती गुलाम तो बना सकते हैं, जबरदस्ती आजाद नहीं कर सकते।
कि यानी वो अगर जबरदस्ती आप बिहेव नहीं कर सकते कि वो डेमोक्रेटिक लोगों की तरह बिहेव करें, जिम्मेदारी के साथ बिहेव करें। जैसे वो मीडिया के कमीशन ने बात कही थी, उसने कहा कि मीडिया जो है उसको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। जो फ्री मीडिया होता है वो रिस्पॉन्सिबल मीडिया होता है। अगर मीडिया रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा तो अपनी फ्रीडम खो बैठेगा। अब बात यह है कि जहां हमने देखे जमहूरियत जो है जिन मुल्कों में काम कर रही है, आप देखिए हमारे यहाँ चीजें चलती हैं, वहां आप चला के देखिए जुर्माना हो जाता है। आप किसी शख्स की तस्वीर उसकी मर्जी के बगैर नहीं छाप सकते, या जो तस्वीर बना के जो मर्जी कर ले, आपके पास सिस्टम ही कोई नहीं है। उसकी वजह यह ना कि देखिए मीडिया हुआ क्या, उसका ये हुआ कि हमारा एक बहुत बड़ा सवाल आया मीडिया में। सवाल ये आया कि आप देखें कि मौलाना जफर अली खान के जमाने में जमानत जिम्मेदार की जब्त होती थी, लोग पैसे देते थे, इतने देते थे कि जमानत जो जब्त होती थी उससे बढ़ जाते थे। अब ये है कि अब मीडिया को मसला आता है। मैं बड़े दुख से बयान कर रहा हूं, मेरा इससे ताल्लुक है, मुझे इससे मोहब्बत है, ये मेरी फैमिली है कि अब हमारा कोई मसला आप तो एक तरह उसका वो तज्जिया कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि खड़े मसाइल हैं, आपको एक इदारे ने लोग निकाल दिए। आपकी माशाल्लाह आप तो बहुत, आपकी तो एक मामला है सब चीजों को समझने का, मुजाहरे होते हैं। आप देखिए कोई दूसरी कम्युनिटी का बंदा आपके साथ खड़ा होता है। असल में मसला यह है कि मीडिया ने तमाशा लगा दिया, सियासतदान इसलिए वो तनहा भी हो गया। तो आप मेरा उसी तरह मैं कह रहा हूं कि आप जानते इस बात की। मैं कह रहा हूं कि अगर माशरे में तनहा खड़ा हो, यानी अगर फर्ज करें मीडिया के लोगों को निकाला जाता है तो क्यों नहीं लोग आके ग्रोह के तौर के वो सामने आ गए। हाँ, आप मुतहारब भी कह सकते हैं एक लिहाज से। यानी मैं ये कह रहा हूं कि नहीं, मुतहारब तो लफ्ज़ हो जाएगा। आप यूं समझो तेज हो जाएगा। आप ये कह रहे हैं कि जो मीडिया का एक रोल था कि टू इन्फॉर्म, टू गाइड, वो दोनों छोड़ दिए, इंटरटेनमेंट का रह गया। अब खबरें लोग एंटरटेन होने के लिए देखते हैं, चीजें एंटरटेन सुनते हैं, चाहे झूठी बात ही हो, झूठी बात हो। अब आप देखें कि सोशल मीडिया बीच में आया, आपके यहां झूठ और सच का खत्म हो गया, मिक्स हो गया। यानी आप किसी चीज को नहीं कह सकते जिम्मेदारी से कि ये झूठ है, ये सच है, ये हमारे पे ये सलाहियत हमारे यहाँ खत्म हो गई। दूसरी बात यह है कि मीडिया जो होता है उसका एक उसके जर्नलिस्ट का एक एथिक्स होते हैं। एथिक्स ये भी होता है कि एक सरप्राइज का एलिमेंट होता है जर्नलिज्म में, कि आप क्या लिखेंगे आपको कुछ पता नहीं किसी को। लेकिन आप यहां नाम लें, ये तो फलां, ये फलां, और वो नहीं, और वो वही बात कर रहा होगा। यानी आप देखें कि कभी नहीं होगा कि जो एक पीटीआई को सपोर्ट करने वाला जर्नलिस्ट है वो किसी जगह गलती से ही नून लीग को कर दे, नून लीग को सपोर्ट करने वाला गलती से उसको कर दे, वो इसको। अब देखें ये तो भाई जर्नलिस्ट नहीं है काम, ये तो दुनिया में जर्नलिज्म ऐसे नहीं हो रही। ये यहां से ये निकला है, यहां से ये आया है, यहां से ये चीजें हुई हैं, वहां ऐसे नहीं होता। अगर ये नहीं होगा तो फिर आप अपनी इज्जत खो बैठेंगे, और हम खो रहे हैं इज्जत, वकार खो बैठेंगे। सही बात। मेरी यह समय हमें अगर हमने इस जर्नलिज्म के वकार को बुलंद करना है, मीडिया को मजबूत करना है, तो हमें लोगों की बात करनी पड़ेगी, लोगों के पास जाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि यार लोगों के मसाइल ये हैं। या एक बयान, सारा दिन एक बयान हो गया जी फलां ने फलां कह दिया। भाई अगर देखो, बात सुनो, अगर नून लीग की हुकूमत आई उसने क्या मुल्क के लिए कर लिया, पीटीआई उसने हुकूमत का क्या कर लिया, जरदारी साहब आया उसने कौन सा कमा। आप जिस मंजिल पे आप पहुंचे तो सारे जिम्मेदार है इसके। मैं अगर मुख्तलिफ जगहों पर बैठा हूं, मैं भी जिम्मेदार हूं, आप भी जिम्मेदार, इसमें रौला क्या है? इसमें सीधी सी बात करें जी मलिक साहब। ये मुझे एक साहब कहने लगे, बड़े बुजुर्ग आदमी थे, कि जी वो फलां मुल्क में ये हो रहा है, हमारे मुल्क में। मैंने कहा जी ये बात आपने कहां से सुनी? उन्होंने एक बहुत बड़े टॉप एंकर का नाम दिया, जी ये उन्होंने कहा। मैं कहा मैं अब आपको एक नजरिया पेश करना चाह रहा हूं कि आने वाले वक्त में ये जो साहब है 50 साल बाद इनका बहुत बड़ा मजार होगा और बड़े चढ़ावे चढ़ रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने ओपिनियन इतनी मोल्ड कर दी आप लोगों की, जहर आलूद कर दी सोच, कि आपको वही एक फैशन लग रहा है और मोहब्बत हो गई इस तरह की सोच से, उस तरह के नजरियात से। ये ट्विस्ट करते या सलांट कर लेते हैं सारा। मैं इस सवाल का जवाब मैं बाद में देता हूं, मैं उससे पहले एक बात करता हूं। जनरल जियाउल हक ने जो पनीरी लगाई थी, आप देखें कि उसके बाद वही पनीरी सूबाई असेंबलियों में आई, वही पनीरी कौमी असेंबलियों में आई। आप सियासत की बात कर? जी मैं सियासत की बात कर रहा हूँ। वही पनीरी सूबाई असेंबलियों में आई, वही कौमी असेंबलियों में आई। अच्छा, उसका नतीजा क्या निकला कि वो जो एक उस वक्त इलेक्शन हुआ बगैर सियासी जमातों के, गैर सियासी इलेक्शन, गैर जमाती इलेक्शन जो हुआ, उसके समरात क्या आए? उसके समरात ये आए कि वो लोग अपने आप को अकाउंटेबल समझते ही नहीं थे। नंबर एक। नंबर दो, जमहूरी मुआशरे में ये होता है कि अगर रात को, मैं बरतानिया की मिसाल देता हूँ, रात को 2 बजे आपको दूध की जरूरत पड़ गई, आपको दूध नहीं मिलता, तो आप वहां के मेयर को फोन करें, उन्होंने सिस्टम बनाया हुआ है, आपको दूध मिल जाएगा घर आके। तीसरी बात, अभी ये दिल्ली में क्या हो रहा है, ये जो केजरीवाल ने जो किया है,
जी, उसने आम आदमी पार्टी जो है, हाँ जी, उसने सर्विसेज को घर घर पहुंचा दिया है कि भाई आपको लाइसेंस बनवाना है, इतने दिनों में आपका लाइसेंस बन जाएगा, नहीं बनेगा आप कंप्लेंट करें, हम पहुंच जाएंगे। मैं ये सिस्टमैटिक चीजें जब तक आप नहीं करेंगे ये मामलात रहेंगे। आटे की जब मैं बात कर रहा था, ये सिस्टम है कि भाई आप दिसंबर में जनवरी में कोटा बढ़ा देते हैं, नहीं बढ़ाएंगे तो मसाइल पैदा होंगे। उन्होंने क्यों नहीं बढ़ाया? नहीं बढ़ाया, ये मिसमैनेजमेंट है ना, या वो जो झगड़े सियासी वो तो ब्यूरोक्रेसी उधर देख रही है कि कौन हुक्मरान रहेगा, कौन नहीं रहेगा। ये भी है, लेकिन बुनियादी तौर पे मिसमैनेजमेंट है। अब मैं आपके सवाल की तरफ आता हूं। ये जो अभी तक गंद पड़ा है, ये जो मुनाफकत आई है, ये जो सियासी अबतरी आई है, इंतशार आया है, ये क्यों आया है? ये एक बहुत बड़ा गैप था कि लोगों के मसाइल नहीं हल हो रहे थे। एक बंदे ने नारा लगाया कि भी मसाइल हल होंगे आपके, एक बंदे ने नारा लगाया कि गैर सियासी हैसियत जो है उसको खत्म करना होगी। लोग चाहते हैं कि गैर सियासी हैसियत खत्म हो, लोग चाहते हैं कि हम मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता। मैं ये गुजारिश इसलिए करता हूं कि बेहतियाती जब तक आप नुमाइंदा लोगों को सामने नहीं लाएंगे जी, और जब तक आप गैर नुमाइंदा लोगों की पुष्ट पनाही वो करें आपकी, आप उनकी करें, एक ही दोनों सूरतों में वो ज़हर कातिल है जमहूरियत के लिए। सही, हमने उस जमहूरियत को अपनाया ही नहीं, हमने उस बुनियाद को तस्लीम ही नहीं किया सिरे से। और अभी तक वो कहते चंद घराने हैं आबाद और करोड़ों हैं नाशाद, अभी तक वही मामला चल रहा है। ये जालिब ने 60s में कहा था बिल्कुल जी। और जब आगा शोरश जब 60 की दहाई में 70 की दहाई में ये बात कही थी कि गिरी हुई मेरी वतन की सियासत का हाल मत पूछो, गिरी हुई है तवाइफ तमाश बीनों में, आज भी वही सूरत हाल है। ये इसका मतलब है कि हमने 60 सालों में कोई तरक्की नहीं की। वो जब तरक्की माकूस की बात करते हैं, अलबत्ता हमने अपनी इकदार खो दी, हमने एक दूसरे का वक़ार खत्म कर दिया, हमने एक दूसरे की पगड़ी खत्म कर दी, हमने एक दूसरे के साथ इंसाफ करना खत्म कर दिया। और फिर वो सारा मामला जो है वो चंद घरानों में, वो पहले 20 घराने थे, अब शायद 100-200 हो गए हैं। तो ये जब माशरे में इतना फर्क हैव्स और हैव नॉट्स का होगा तो फिर मुश्किलात बढ़ेंगी। सही बात, हम उन मुश्किलात को आज भी फेस कर रहे हैं। अभी आप देखें इलेक्शन का डोल डाला गया है। मैं अर्ज कर रहा था कि बेशुमार लोग अभी सैलाब की जद में हैं, पानी वहां पे खड़ा है, हम इलेक्शन की बात कर रहे हैं। या तो हो ना कि इलेक्शन होते ही कोई एक पंप एक्शन के साथ, एक पुश बटन के साथ एकदम मसाइल हल हो जाए, तो ये भी नहीं है ना। ऐसी मसाइल तो लॉन्ग टर्म भी हल हो सकता है, शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं ना। शॉर्ट टर्म फौरी इलेक्शन तो उसका हल नहीं है ना। हमारे पास शॉर्ट टर्म प्लानिंग है ना, हमारे यहाँ लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। बदकिस्मती है इसलिए कि जो लोग ऊपर आए हैं वो अकाउंटेबल नहीं है। जो खुद एहतसाबी की इन्होंने बात की डॉक्टर साहब ने, मैं अब भी कहता हूं कि आज मैं अपना मुहासबा करूं, आप अपना मुहासबा करें, कौम के लीडर अपना मुहासबा करें, फौज अपना मुहासबा करे, अदलिया अपना मुहासबा करे, कहाँ कहाँ गलतियां हुई हैं। तो ट्रुथ कमीशन की जो बात आई थी, मैं समझता हूँ कि ट्रुथ कमीशन जरूरी है। आप देखें मुहद्दर रहमान कमीशन 1972 में बना था, आज 22 आ गए, 50 साल हो गए। उसका तो कभी 50 साल हो गए आज, इधर उधर से आगे खबरें में वो छपाई। 50 सालों में, इन 50 सालों में जो जुल्म हुआ, जो बहुत ज्यादा जुल्म जमहूरियत के साथ हुआ, आप देखें 28 वज़राए आदम आए हैं इन 50 सालों में। जी जी, 28 वज़राए आदम, और इसमें 20 साल या इससे थोड़ा सा ज्यादा वो कुव्वतें, गैर सियासी कुव्वतें नुमाइंदा, और 2 साल इसमें आप लगा लें वो जो केयर टेकर वगैरह आए हैं। ये बहुत बड़ा जुल्म है। अगर आप किसी सिस्टम में चल रहे होते, किसी निजाम के साथ चल रहे होते, किसी इंसाफ के साथ चल रहे होते, तो आज हमारे साथ ये मसाइल ना होते। इन मसाइल के हल के लिए अभी भी यही वक्त है कि हम बुनियाद को ठीक करें। सही है, हम मंजिल पे शायद पहुंच जाएंगे, लेकिन अगर बुनियाद को ठीक ना किया गया तो हम शायद मंजिल पे कभी नहीं पहुंच सके। डॉक्टर साहब, ये जो कहते हैं जी वो चलता हुआ सिस्टम, जैसे किसी जमाने में जुल्फकार अली भुट्टो भी कहते थे कि दे आर पुटिंग द क्लॉक बैक, ये घड़ी की सुइयां, ये वक्त का धारा वापस मोड़ रहे हैं, रिवर्सिंग द कोर्स ऑफ हिस्ट्री। ये अभी उस दिन मैं चीन के सफीर का भी इंटरव्यू कर रहा था, तो वो भी कह रहा था जो अमेरिका हमारे साथ कर रहा है इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी बना के हमारे घेराव की कोशिश, तो दे आर रिवर्सिंग द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, यानी तरीका धारा। तो हमारे यहाँ भी कुछ ऐसा है कि हम चलो हम एकदम ही उठ गए तो बैनुल अक़वामी साजिशों का जिक्र करते हैं, हम अंदरूनी तौर पे कहाँ खड़े हैं, यहां से हम क्यों नहीं स्टार्ट लेते, यहाँ हम क्यों एकदम जाके हर एक दूसरे पे इल्जाम लगा देते हैं। लोग जो हैं जी वो आपकी गुफ्तगू से नहीं सीखते, लोग आपके अमल को देखते हैं, उससे सीखते हैं। सही,
और लोग जीरक हैं, जीरक हैं, और ये नहीं कह सकते इतने। आप आपके बच्चे को जो मर्जी तकरीर कर लें, आप उसको कुछ नहीं सिखा दे, वो आपके अमल की कॉपी करेगा, वो देखेगा, वो देखेगा। बात ये है कि अब आप मुझे एक बात बताएं कि इमरान खान साहब बहुत उनकी फॉलोइंग है जी, मियां नवाज शरीफ साहब की बहुत फॉलोइंग है, जरदारी साहब की बहुत फॉलोइंग है, अच्छे हैं बुरे हैं, ये पाकिस्तान के पॉलिटिकल एसेट्स हैं, ठीक आप है, छोड़। ठीक है। क्या ये इतने बड़े लीडर एक दूसरे से इज्जत से बात नहीं कर सकते? क्या इनको क्या उलझाव क्या है, क्या मसला क्या है, क्या मसला क्या है? यानी ये जब एक दूसरे को गाली देते हैं तो वो तो कितने लोग गाली सीखते हैं आपसे। मेरा ख्याल है वो तो मुआशरे का ट्रेंड बन गया, गाली देना। आप बात ये है कि कुछ चीजें होती हैं, मसलन मैं आपको बात बताता हूं, अमेरिकन प्रेसिडेंट ये डोनाल्ड ट्रंप के साथ उन्होंने किया है, थोड़ा सा किया, लेकिन फिर भी एक जगह पे रुके हुए हैं। अमेरिका में कभी नहीं होता कि सेकंड जो प्रेसिडेंट गुजर गया, गलतियां भी करता है, वो उसको नहीं उस तरह से करते, जलील नहीं करते, मतलब ये उनको कोई इंक्वायरी भी करते हो, जलील नहीं करते। हम जो लोग बैठे हैं एक दूसरे को जलील करते हैं। मसलन अमेरिका यानी बुश थे, ये जूनियर बुश थे, इन्होंने इराक पे एक गलत फैसला किया, जी जी, पूरी जंग कर दी, कोई कमीशन नहीं बना, उसका एक प्रेसिडेंट है, उसके साथ एक मसला हुआ, उसने एक फैसला किया, उस वक्त जरूरी था और वो हो गया। अब शामी साहब एक बात बता ऐड करता हूँ इस बात जी, मैं भी आता हूँ क्योंकि हमने थोड़ी देर में ब्रेक पे जाना, तो मैं फिर शामी साहब मुझे बता रहे थे कि एक बड़े सीनियर जज आए इंडिया के, तो उन्होंने कहा आप ये जो बड़े बड़े ओहदे वाले होते हैं इन्हें आप बुलाते नहीं अदालतों में? उन्होंने कहा बहुत जरूरत हो तो बुलाते हैं। अच्छा, लेकिन हम इस बात पर मैं माफी चाहता हूँ कथा कलामी की, तो हमने जाना जरा ब्रेक पे, तो फिर आपसे कंटिन्यू करेंगे, फिर फाखिर साहब के भी, तो इंशाल्लाह जी हम ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर खिदमत हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे ये सुन के खुशी हुई है कि स्पेशल टीवी लॉन्च हो रहा है, और मेरी ये तवक्को भी है, और मैं इनके मालकान को और लॉन्च करने वालों को अरसा दराज से जानता हूँ। मैं उनकी वैल्यूज़, उनके नज़रियात उससे भी बखूबी अंदाज़ा हूँ, और मुझे ये यकीन है कि इस टीवी के आने से हर तरह के लोग इसके अंदर आएंगे, और ये टीवी पॉजिटिव साइड को फोकस करेगा, अच्छाइयों को फोकस करेगा। जितना इस वक्त मुल्क के अंदर जहाँ भी जिस जगह भी जाएं लोग नेगेटिव चीज़ को फोकस कर रहे हैं, और हमारे मुल्क के अंदर मौक़े बहुत ज़्यादा हैं। इस टीवी को देख के, इनके पैगाम को देख के मुझे भी पूरी कौम को एनर्जी मिलेगी। ख़ासकर हमारी जो नौजवान नस्ल इदारों से आ रही है, क्योंकि ये इदारों के अंदर भी इनको काम करने का तजर्बा है। जब वो लोग आएंगे तो उनको मायूसी की जगह होप मिलेगी, रोशन पाकिस्तान मिलेगा। जो भी मीडिया है या ख़ासकर जितने भी चैनल हैं, किसी जगह भी जब भी मैं उनको लगा के देखता हूँ तो सनसनीखेज़ खबर, ऐसी खबर जिससे एनर्जी, तवानाई, ताकत, जज्बे की बजाय बंदे को मायूसी होती है। मेरी तवक्को भी है, मेरी ख्वाहिश भी है, मेरी दुआ भी है कि ये जो स्पेशल टीवी है ये उसकी जगह जज्बा फैलाएगा, होप देगा, अच्छी चीज़ों को रिवाज देगा, और जो पूरी नेशन और कौम है उसके अंदर इस वक्त कुव्वत बर्दाश्त ख़त्म होगी, क्योंकि जितना नेगेटिव चीज़ को फोकस किया जाए उतनी बर्दाश्त ख़त्म होती। तो ये पॉजिटिव साइड इनको तजर्बा भी है, इनके अंदर सलाहियत भी है, तो ये पूरी कौम के अंदर पॉजिटिव साइड को फोकस करके एनर्जी फैलाने का बहस बनेंगे। और जो मुझे यहाँ आके पता चला है कि ख़ास कर ये एग्रीकल्चर को फोकस कर रहे हैं, तो पाकिस्तान को इस वक्त शॉर्ट टाइम के अंदर, बल्कि इन हालात के अंदर जो चीज़ रोल प्ले कर सकती है वो एग्रीकल्चर है, वो ज़राअत है। इससे आप 60 दिन के अंदर रिज़ल्ट ले सकते हैं, 90 दिन के अंदर रिज़ल्ट ले सकते हैं, 120 दिन के अंदर रिज़ल्ट ले सकते हैं हमारे पास। और जो इस वक्त जो मुश्किलात आ रही हैं, इंशाअल्लाह ये रिज़ल्ट आएंगे भी सही, और इस रिज़ल्ट को बेहतर करने के अंदर जो यहाँ पे हर हफ्ते के अंदर या हर रोज़ एग्रीकल्चर का प्रोग्राम चलेगा, तो ये भी एक ज़रिया और बहस बनेगा। तो मेरी दुआ भी है और मेरी तवक्को भी है कि अल्लाह ताला इनको ये सब करने की हिम्मत और तौफीक अता फरमाए। स्पेशल टीवी की नशरियात इस वक्त चल रही हैं, हम लोग देख भी रहे हैं, और ख़ास कर जो इनके ज़राअत के ऊपर प्रोग्राम आ रहे हैं या जो ये ज़राअत को फोकस कर रहे हैं, ये भी इनका ख़ास एक मतलब फोकस है। और इनके फोकस से और रोज़ाना के प्रोग्राम आने से ज़राअत को, एग्रीकल्चर को और ज़िम्मेदारों को फ़ायदा होगा।
उन तक मालूमात भी जाएंगी, लेकिन हर जगह जो मेरी तवक्को और ख्वाहिश है ये कर भी रहे हैं कि ये पॉजिटिव साइड को फोकस करें, अपॉर्चुनिटी को फोकस करेंगे। ये इनका मकसद भी है और नजरिया भी। जी, ब्रेक के बाद हम आपको खुशामदीद कहते हैं। जी डॉक्टर साहब, अगर आप इजाजत दें तो फाखर साहब कहीं भूल ना दें, कोई पॉइंट था ये रेज कर, फिर मैं आपसे कर रहा था कि बिल क्लिंटन अमेरिका के प्रेसिडेंट गुजरा है। जी बिल्कुल, वो कोर्ट में गया है, उसको जितनी सर्जनिश की है उन्होंने इस बात पे नहीं की कि उसने फेल क्या किया है, सर्जनिश इस बात पे की है कि उसने झूठ बोला है। जी 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 जी, आप देखें दुनिया में वो बड़ी हमारी सियासत में क्या हो रहा है। मेरा यहाँ सच पे सजा होनी चाहिए। हाँ, मेरा सच पे सजा, आप शायद ये तजवीज दे रहे हैं, मैं झूठ इतना बोला जाता है। यही गुजारिश करता हूं कि देखें, यही बदकिस्मती है, हम झूठ को तो फरोग देते हैं, सच को फरोग नहीं देते। और ये जब मेरा मतलब कुरान की जो आयात हैं वो कहते हैं कुल अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन अखरिजनी मुखरज सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। कुरान ये कहता है क्या, यानी अल्लाह ताला अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कहते हैं कि, और नबी करीम जो दुआ मांगते हैं कि अल्लाह मुझे, मैं जहां दाखिल हूं सच के साथ दाखिल हूं, जहां से निकलूं सच के साथ निकलूं, सुरखरू और इक़्तिदार मेरा हमरकाब हो। यानी ये बात कुरान कहता है, हम उसकी भी नफी करते हैं। हम झूठ इतने तवातर से बोलते हैं, मैं किसी का नाम लिए बगैर कहता हूं, वो कोई भी। तो मलक साहब, मुझे तो कभी ऐसे लगता है, नौज बिल्ला मैं नहीं कहना, क्या हमारा ईमान इतना, हमें ज़ोफ़े ईमान में मुब्तला है सारे, या ज्यादातर लोग, या क्या कहेंगे? बात यह है कि आप इरोड हो गया है हमारा। मैं गुजारिश करता हूं, आज मैं लाहौर के एक शहर जगह से गुजर रहा था तो वहां ईमान चौक लिखा हुआ था और बहुत बड़ी लोकेलिटी है, पोस्ट लोकेलिटी। तो मैंने कहा ईमान की रमक तो बाकी नहीं है, ये चौक पूरा ईमान पे। सैफ साहब, मेरी गुजारिश ये है कि आप अपने एजेंडे पे अगर आए ना तो फिर बात हो सकती है। जब आप किसी का एजेंडा लेके, किसी से इख्तिदार लेके, मेरी बात शायद आप समझ रहे हैं, जब बारोड इख्तिदार होगा, जब मांगा हुआ इख्तिदार होगा, तो फिर पॉलिसी तो उनकी होगी ना, जो आपको सिलेक्टेड इंपोर्टेड वाली आप बात कर रहे हैं। मैं सही कह रहा हूँ बात। चलें, अगर आप मुख्तसर टाइम के लिए माइक दिया था, जो डॉक्टर साहब बात जारी रखें। जी जी, थैंक यू वेरी मच, प्लीज डोंट माइंड। मतलब बात सर ये है कि एक तो चीज जो है ना लॉजिक पे हमारे यहाँ नहीं होती। वो कहते हैं अब्राहम लिंकन के मुतालिक उससे रिपोर्ट हुई कि एक उनका जो डिफेंस मिनिस्टर है वो कह रहा है कि लिंकन उल्लू का पट्टा है और बहुत अहमक है। तो उससे जब ये रिपोर्ट हुई तो लिंकन ने कहा कि यार अगर वो कह रहा है तो मेरा ख्याल दुरुस्ती कह रहा होगा, कुछ कोई बात होगी, दुरुस्ती कह रहा होगा। वो आया और उसने उसे पूछा कि आपने ये बात तुमने कही है, बताओ इसकी वजह क्या है, इसकी रीजंस क्या है। उसने कहा आपने ये जो ऑर्डर्स किए हैं, इस वक्त जंग हो रही है, ये ऑर्डर किए, ये गलत किए हैं। उसने कन्विंस किया लिंकन ने, वो ऑर्डर वापस ले लिए। बात ये होती है कि आपने दुरुस्त फैसला करना है। हम हर चीज अगर गलती कर गए तो उसको कोई बात दुरुस्त कर ले, हम वो नहीं करना। हमने हमारे साथ मसला ये है कि हम हर चीज में सियासत करते हैं। हम अपने मुखालिफ सियासी लीडर की इज्जत नहीं कर सकते। आप ये नहीं देखते कि नई नस्ल क्या सीख रही है। आप ये नहीं देखते कि यार किसी को इज्जत से मिलने, किसी को बात कर ले। जैसे मैं बात कर रहा था तो उन्होंने कहा हम नहीं बुलाते, क्योंकि हर ओहदे की एक इज्जत होती है। ओहदे तब मजबूत होते हैं जब उनकी इज्जत की जाए। वो जो ओहदे वहां सीट पे बैठा वो भी उसकी इज्जत करे और दूसरे भी इज्जत करें, वो भी काबिल इज्जत हो। अब मसला ये है कि अब अगर आप ओहदों को खत्म कर देंगे, अब जैसे आप पॉलिटिकल लोग हैं, मैं कहता हूं कि छोड़ दें यार, करप्शन पे सारी चीजों को छोड़ दें, एक दूसरे को जरा। इसमें तो कोई रौला नहीं है ना फाखर साहब कि आप एक जब इमरान खान साहब बात करें तो वो कहें जी जो नवाज शरीफ साहब हैं वो ये कर रहे हैं। अब भाई ये वो कह दें वो गलत है। जब इनकी जब इनकी ये कहना ओए चोर ओए डाकू, ये मतलब ये कोई या वो बात करते हैं पूरे इस तरह इनको शुरू स्क्वाड रखे हुए। अच्छा अब देखें जब इनकी पोलिटिकल जरूरत, मैं तो ये पहले भी एक दो प्रोग्राम में मैंने बात की, मैंने कहा एक जमाना था कि आप देखें जरदारी साहब उन्हें गालियां दे रहे थे, वो जरदारी साहब गालियां दे रहे थे, अब वो दोनों भाई भाई है। कल अगर पॉलिटिकल हालात का कोई बंदा नहीं कह सकता, और मेरा ख्याल है कि शायद उस तरफ हालात चले जाएंगे, कल नवाज शरीफ की और इमरान खान का भी इत्तेहाद हो जाएगा। ये दोनों भाई ये जो आप लोग इनकी बातें सुन रहे हैं और आप लगे हुए अपने मोहल्लों में दुश्मनी डाली हुई है, तब कहां जाओगे? सही बात। अब जरदारी साहब के साथ हो चुका है, बेशुमार लोगों के साथ पाकिस्तान की पॉलिटिक्स। अच्छा डॉक्टर साहब, आप सवाल एक नहीं लें, ये नब्बे तुले अंदाज में मलिक साहब एस्टेब्लिशमेंट का नाम नहीं ले रहे, वो वाकई ये पॉलिटिकल हो गई है? देखिए, या होना चाहिए या क्या होना नहीं चाहिए? देखिए बात यह है कि आपका जो मुल्क है ना जी, वो इंडिया ने एक बड़ा
आपको एक स्यापे में डाला हुआ, वो आपको ब्लीड कर रहा है। तो वो आप सिक्योरिटी स्टेट रहेंगे आपका किसी शक्ल, यानी आप ये देखें कि ये जब ये पार्टीशन हुई तो 15 जो है जून को 15 जून को अच्छा, नेहरू जो है, जब पार्टीशन तो हुई ना 3 जून का प्लान था, तो जी। उसकी अप्रूवल के लिए नेहरू जो है कांग्रेस के पास गया, तो उन्होंने कहा कि हम इसको अप्रूव करते हैं, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि हम ये जो पार्टीशन है ये खत्म हो जाएगी। तो पार्टीशन खत्म नहीं हुई, तो कोई 10 साल के बाद नेहरू से पूछा गया कि क्यों नहीं खत्म हुई। उसका ये 2 वजह से खत्म हुई, एक तो मसला कश्मीर, दूसरी बात ये है कि ये महाजरीन का मसला, उसे कुछ बातें की, वो उसकी किताब में मौजूद है, नेहरू ने की जी। अच्छा, अब बात ये है कि अब जो मसला कश्मीर है, ये एक इंडिया का एक, मैं समझता हूँ वॉर इंडस्ट्री का एक एसेट है। ये वॉर इंडस्ट्री का एसेट है। अगर वो तो बेशुमार उनके वो 70 बिलियन डॉलर वॉर इकोनॉमी है। यस, अमेरिका की तो 70 बिलियन 80 बिलियन डॉलर क्रॉस कर गई, 80 बिलियन डॉलर को क्रॉस कर गई। हम तो 8-10 डॉलर पे बिलियन डॉलर पे अटके हुए हैं। वो अब वो जो लोग उसमें साथ फॉर्मर अटैच हैं, दूसरे अटैच हैं, वो नहीं होने देते मसला हल, चीजें नहीं, क्योंकि ये मसला जिंदा रखने में बेशुमार लोगों को फायदा है, इंटरनेशनली भी लोगों को फायदा, दूसरे लोगों को भी। अच्छा, वो ए पॉलिटिकल हुए हैं कि नहीं, ये बताएं। अच्छा, अब बात आप ये करें, वो ए पॉलिटिकल बाहर आप देखें ना जी, कि आज की जो मैं बात कर रहा हूं कि जो MQM है उसके दड़े इकट्ठे हो गए। अच्छा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और इस तरह से हम देखें कि पंजाब में भी अब बात ये हुई है कि बाहर कोई भी नहीं कह रहा कि कोई, मतलब अब वरना इल्जाम लगता है, कोई नहीं इल्जाम लगा रहा कि कोई बंदा ए पॉलिटिकल हुआ है, नहीं है कोई, मतलब मुदाखलत कर रहा है, किसी पे मुदाखलत कर रहा है, कोई ऐसे इशारे कहीं से कोई, मैं समझता हूं कि पैगाम रसानी तो डॉक्टर साहब चलती है। मैं समझता हूं कि कुछ पैगाम रसानी, सच्ची बात यह है कि ये तो चीजें होती है ना, वो तो हर जगह दुनिया में होती हैं। आप देखेंगे जो अमेरिका के इलेक्शंस हैं उसमें रूस मुदाखलत करता है, ये होता है, और रूस के इलेक्शंस होते हैं, चीजें होती हैं, उसमें अमेरिका मुदाखलत करता है। बल्कि डॉक्टर साहब आप हैरान होंगे, मुझे अमेरिकन प्रोफेसर मिले जहाँ पे, हाँ, जब ये ट्रंप जीता था, हाँ, तो कहते थे FBI ने बड़ा रोल प्ले किया, सारे करते तो मैंने कहा आप कैसी बात करते हैं सर, CIA करती है, FBI, ये बेशुमार किताबें है, लेकिन वो करते हैं कोई। अच्छा, ये एक नॉर्मल सी बात भी होती है, कुछ नहीं होता जमहूरियत को, मतलब फर्ज करें कि जी अगर इमरान खान आ जाएगा, वो आए रहे हैं तो क्या हो गया मुल्क, नवाज शरीफ आए तो क्या हो गया जी, कुछ भी नहीं, ड्रामा ज्यादा दिया, ऐसे क्या हो जाएगा, ड्रामा ज्यादा दिया, आ जाने दें, इमरान खान को आ जाने दें, नवाज शरीफ साहब को आ जाने, क्या हो जाएगा, जरदारी को सबको आ जाने दें, क्या मत आ जाए। यार आप एक काम तो करें खुदा के वास्ते इस कौम के मुस्तकबिल की खातिर, आप बच्चों का कल्चर खराब कर, उनकी जुबान खराब कर रहे हैं, आप गालियां दिए बगैर बात ही नहीं कर सकते। ये शाइस्तगी से बिल्कुल ही महरूम आपने इन ओतों को वकार से खाली कर दिया, शाइस्तगी से खाली कर दिया, आपने इसको गाली गलोच। अच्छा डॉक्टर साहब, तो बड़े वकार वाले होते हैं, बातें इतनी ज्यादा हुई, आप दोनों माशाल्लाह एनसाइक्लोपीडिया है, तो चूंकि वक्त बहुत करीब आ गया, तो 1 मिनट आपको जनाब आपसे गुजारिश है, और 1 मिनट बाद में फिर थोड़ा सा आप भी कंक्लूड करें, जैसे भी है, फिर मैं डॉक्टर साहब को। सैफ साहब, मेरा बुनियादी जो सब्जेक्ट है और जो मेरी नुक्ता है वो ये है कि आपको मंजिल नहीं मिलेगी अगर बुनियाद ठीक नहीं करेंगे। बिल्कुल, ये मेरा ख्याल है। नंबर 1। नंबर 2, फितरत का एक असूल है, फितरत का असूल है, हम उसकी नफी कर रहे हैं, हमारे सारे अदारे नफी कर रहे हैं। सबसे ज्यादा जिम्मेदारी किसी मुल्क की अदलिया की होती है, सबसे ज्यादा जिम्मेदारी। अगर इंसाफ हो रहा हो तो फिर वाकई चर्चिल ने सही कहा था कि आपको कुछ नहीं होगा, और हकीकत भी यही है कि नहीं हुआ। और इस्लाम के निजाम में भी इंसाफ की अहमियत कलीदी हैसियत है। आप नजरिया जरूरत से आ जाएं, और आप जो अदालतों ने फैसले दिए हैं वो आ जाएं। अगर अदालतें आइन की तशरीह करने के बजाय एक नया आइन आपको देना शुरू कर दें, तो फिर मामला ठीक नहीं हो सकता, खराबियां पैदा हो। तो कोई सोल्यूशन, जस्ट वन जुमला, कोई एक जुमले। देखें जी, इंसाफ के साथ काम करें, ठीक है, तमाम अदारे, और नंबर 1 आइन की पासदारी करें। सही बात जी। डॉक्टर साहब 1 मिनट। एक अमेरिकी प्रेस सेक्रेटरी ने कहा था कि अमेरिकी गवर्नमेंट और अमेरिकी मीडिया जो है वो पब्लिक का खादम है, सर्वेंट। सही है, ये बात सीखनी है, यानी हमने लोगों को, अवाम को तरजीह देनी, और तरजीह बातों में नहीं देनी, नजर आनी चाहिए। आपको नजर आना चाहिए कि जी हमारे इस वक्त इशू क्या है। इशू ये है कि पोल्यूशन का मसला है, लाहौर खराब है, लोगों का रोजगार का मसला है, और आप उसमें कुछ करें, यानी ये करते हुए नजर आए। ये तो आपको तरजीहात में नजर नहीं आप, वो बात ही होती, वो वैसे परिंदे वाली बात। उसने कहा तुम आग बजाने आई हो, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो वाक़या है, उसने कहा मैं अपना काम कर रही हूँ,
सही बात यह है कि अब मुझे नहीं समझ आती, फाखर साहब आप बताएं, मुझे सच्ची बात नहीं समझ आती। चलिए डॉक्टर साहब, बड़ी बातें होंगी इंशाल्लाह में, निश्चित लगती रहेंगी। तो डॉक्टर असलम डोगर साहब का, फाखर मलिक साहब का शुक्रिया अदा करता हूं। तो नाजरीन, आपने ये बड़ी भरपूर बातें सुनी और यकीनन आपने बहुत से चैनल में चलती जो बातें सुनते हैं उनसे बिल्कुल डिफरेंट अंदाज था, यूनिक था। हम ये नहीं कहते कि हम यूनिक हैं, लेकिन कोशिश की है कि तह तक पहुंचा जाए कि मसाइल की बुनियाद क्या है, कहाँ से जन्म लेते हैं। और ये हमारे दोनों एनालिस्ट का ये सोच है, हमारी मुतफिका ये सोच है कि मसाइल का हल मौजूद है, मुश्किलात इतनी बड़ी नहीं है। ये कुछ चीज़ें क्रिएट भी कर ली गई हैं और कुछ मीडिया का भी, और हम तकरीबन सब लोग जिम्मेदार हैं। और अगर हम बिल्कुल बुनियाद अपनी पे सही चल पड़ेंगे सीधे रास्ते पे, तो इंशाअल्लाह ताला उसके आगे रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे। इसके साथ ही अपने मेज़बान मियां सैफुर रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।